नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन आज। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम धामी होंगे शामिल। खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित। 102 मेडल के साथ 7वें नंबर पर है उत्तराखंड। सत्ताईस फरवरी को पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित। हर्षिल और मुखवा का करेंगे दौरा। जिलाधिकारी ने कार्यों का लिया निरीक्षण, दिए तैयारी पूरी करने के निर्देश। देहरादून में अधिवक्ता रहेंगे आज हड़ताल पर। बार एसोसिएशन विधि भवन से निकालेंगे आक्रोश रैली। यूसीसी और रजिस्ट्री को पेपरलेस किए जाने का विरोध। नैनीताल में साइबर ठगी का मामला आया सामने। सोशल मीडिया के जरिए ठगे 90 लाख रुपए। पुलिस ने 2 आरोपी किए जयपुर से गिरफ्तार। लोक निर्माण विभाग जुटा पुलों को मजबूत करने में। 334 पुलों की मजबूती के लिए भारत सरकार को भेजा प्रस्ताव। अगले 3 साल में काम पूरा करने का लक्ष्य। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन आज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे राष्ट्रीय खेलों का समापन। बीते 28 जनवरी को देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ। आज 14 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह हल्द्वानी में करेंगे समापन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय खेलों का समापन करेंगे। बीती 28 जनवरी को देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेलों का शुभ आरंभ किया था और आज 14 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह हल्द्वानी में इसका समापन करने जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, वो दिन याद है जब उत्तराखंड को मेजबानी मिली थी राष्ट्रीय खेलों की और भव्य समारोह आयोजित किया गया था। पीएम मोदी ने आगाज किया था और आज गृह मंत्री अमित शाह इसका समापन करने जा रहे हैं। क्या कुछ विशेष तैयारियां वहां पर की गई हैं? किस तरह का उत्साह जनता में दिखाई दे रहा है? आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में 38वें जो राष्ट्रीय खेल हो रहे थे उसका समापन आज जो है हल्द्वानी की जो गोलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है वहां पर किया जा रहा है। भव्य समारोह का आयोजन इस दौरान किया जा रहा है और इस मौके पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और उनके साथ खेल मंत्री जो केंद्रीय खेल मंत्री है मनसुख मांडविया वो भी शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ जो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो उत्तराखंड सरकार के मंत्री हैं साथ ही साथ जो देश की कई जो जानी मानी हस्तियां वो भी इस दौरान शामिल होंगी। क्योंकि समापन समारोह की अगर बात की जा रही है तो समापन समारोह की तैयारियों को लेकर जो है प्रशासन ने पूरी तरीके से अंतिम रूप दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर तैयारियों का भी जायजा लिया था। वहीं जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं जो जानकारी अभी तक मिली है उसके अनुसार वो तकरीबन 3:40 पर जो है आर्मी हेलीपैड पहुंचेंगे और 4 बजे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है गोलापार
पहुंचेंगे और इसके बाद वे 38वें जो है जो नेशनल गेम्स हैं उसके समापन समारोह में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही साथ अमित शाह के जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके जाने का समय 5:25 पर है, जो गोलापार हेलीपैड से सीधा बरेली एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। क्योंकि आपको बता दें कि जो 38वें राष्ट्रीय खेलों का जब शुभारंभ किया गया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 28 जनवरी को जो देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंतर्गत आने वाले राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में किया था। और 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की अगर बात कर ली जाए तो पूरे प्रदेश में यानी कि उत्तराखंड में 11 स्थानों पर जो है राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों के समापन की भव्य तैयारी का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला प्रशासन और खेल विभाग के अधिकारियों से बात की और तैयारी की समीक्षा करते हुए तय समय में सभी कामों को पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के खिलाड़ियों ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, इसलिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समापन समारोह की बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर की जा रही है और बहुत ही उत्साहपूर्ण एक माहौल है और पूरे राज्य के अंदर ये 38वें राष्ट्रीय खेल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से शुभारंभ हुए उसका, और उस दिन से लेकर 11 स्थानों पर ये प्रतियोगिताएं हमारी आयोजित की गई। आज भी कई जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, कल भी चलेंगे और कल बहुत ही भव्य समापन समारोह होगा। निश्चित रूप से इन खेलों की मेजबानी हमारे राज्य को मिली, इससे हमारी खेल प्रतिभाओं को एक बहुत अच्छा उनके अंदर प्रेरणा भी आई, प्रोत्साहन भी हुआ और अच्छे पदक, जहां हमारा स्थान बहुत पीछे होता था, 25वें नंबर पर होता था, अभी हम 7वें स्थान पर आ गए हैं और 100 के लगभग हमारे मेडलों की संख्या भी हो गई है। हरिद्वार के रोशनाबाद में चल रहे 38वें नेशनल गेम के तहत खेल प्रतियोगिताएं गुरुवार को समाप्त हो गई हैं। हॉकी के फाइनल मैच में पुरुष वर्ग में कर्नाटक ने जीत दर्ज कर यूपी को हराया, वहीं महिला वर्ग में हरियाणा की टीम ने मध्य प्रदेश को हराकर जीत दर्ज की। इस दौरान रेसलिंग प्रतियोगिता का भी समापन हुआ, जिसमें 130 केजी वेट कैटेगरी में उत्तराखंड के उत्तम कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और सतपाल महाराज फाइनल मुकाबले के दौरान मौजूद रहे। मंत्रियों ने विजयी खिलाड़ियों को मेडल दिए और सभी को जीत की शुभकामनाएं दी। और कर्नाटक ने इस टूर्नामेंट को जीता, लेकिन दोनों ही टीमों ने बहुत अच्छा खेल खेला और देखिए एक ना एक को जीतना होता है तो ज़्यादा बेहतर कर्नाटक को इसका मौका मिला और कर्नाटक विजेता रही है राष्ट्रीय। और निश्चित रूप से सारी सुविधाएं थी और जिस तरह से हम लोगों को इस बार 38वें खेल का मेजबानी करने का अवसर मिला, उत्तराखंड राज्य ने इतने बड़े आयोजन को करके ये एक हमारा जो शिखर से संकल्प तक का जो एक वो था, संकल्प से शिखर तक उसको हमने प्राप्त किया। और आज निश्चित रूप से इन गेम्स के बाद जिस तरह जो अवस्थापना सुविधाएं यहाँ पर हम लोगों ने स्थापित की हैं, ये उत्तराखंड के बच्चों को भविष्य में आगे बढ़ने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे। और बार उत्तराखंड की धरती पर 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है और इसके लिए मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे को मेज़बानी करने का जो अवसर दिया है उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी और सभी विभागीय कर्मचारी, अधिकारी और प्रतिभागी खिलाड़ियों को भी मैं शुभकामनाएं समर्पित करता हूं, क्योंकि ये बहुत अच्छा खेल था और इससे एकजुटता और संगठन की शक्ति निर्मित होती है। तो ये खेल बड़े आवश्यक हैं और जो विजेता टीम है उनको मैं बधाई देता हूं। उत्तराखंड ने लगाया राष्ट्रीय खेलों में पदकों का शतक, रचा इतिहास। राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में उत्तराखंड ने छुआ 102 का आंकड़ा। आज तक किसी राष्ट्रीय खेल में नहीं बरसे इतने पदक। गोवा में आए थे 24 पदक, इस बार चमत्कारिक प्रदर्शन। गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में 25वें स्थान पर था उत्तराखंड।
इस बार पदकों की संख्या और पदक तालिका में उत्तराखंड की स्थिति दोनों में ही जबरदस्त उछाल। इस बार पदक तालिका में उत्तराखंड कुल 102 पदकों के साथ 7वें नंबर पर जा पहुंचा। 102 पदकों में 24 स्वर्ण, 35 रजत और 43 कांस्य पदक शामिल। अपने घरेलू मैदान में मेजबान उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। पिछले राष्ट्रीय खेलों में जहां सिर्फ 3 स्वर्ण पदक उत्तराखंड ने देखे थे, वहीं इस बार स्वर्णिम सफलता की बयार चली। पदकों के मामले में देखा जाए तो तालिका में उत्तराखंड से सिर्फ सर्विसेज, महाराष्ट्र, हरियाणा ही आगे। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने पदकों की संख्या के मामले में अपने से आबादी और क्षेत्रफल में बड़े 10 से ज्यादा राज्यों को छोड़ा पीछे। उत्तराखंड से पीछे उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड शामिल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, इस बार उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों में कमाल कर दिखाया और इसी के तहत 102 मेडल पाके 7वें नंबर पर उत्तराखंड ने अपनी जगह बनाई है। यही सीएम का सपना था कि जो भी खिलाड़ी हैं उनका जो भविष्य आगे स्वर्णिम भविष्य हो, और इसी को लेकर के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी भी उत्तराखंड ने की थी और वही चमत्कार यहां के खिलाड़ियों ने भी कर दिखाया है। शैलेंद्र, क्या अपडेट? श्वेता, बता दें कि आज जो 38वां नेशनल गेम है उसका समापन है और गृह मंत्री अमित शाह इसका समापन समारोह में शामिल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात उत्तराखंड के लिए 38वां नेशनल गेम्स बहुत शानदार रहा है। जहां पिछले नेशनल गेम्स जो गोवा में हुआ था उसमें उत्तराखंड 25वें स्थान पर था और इस बार वहां से छलांग लगा करके उत्तराखंड 7वें स्थान पर पहुंचा है। अगर गोल्ड की बात छोड़ दें और पदकों की बात करें तो पदकों के हिसाब से उत्तराखंड 4थे नंबर पर पहुंचा है। 102 पदक उत्तराखंड ने जीते हैं। तो कुल मिलाकर के जिस तरह की सोच थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कि इस राज्य को हम खेल के राज्य के रूप में भी स्थापित करें, तो जो ये नेशनल गेम हुआ है इसमें उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री सहित पूरे राज्य का मान काफी बढ़ाया है और उस सोच को स्थापित किया है कि उत्तराखंड में खेल का भविष्य काफी अच्छा है। श्वेता जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शीतकालीन यात्रा के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर उत्तरकाशी जिले के हर्षिल मुखवा क्षेत्र में तेजी से तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इस क्षेत्र को सजाया संवारा जा रहा है और युद्ध स्तर पर सड़कों और पार्किंग के निर्माण के साथ ही अन्य तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। हर्षिल स्थित सेना के हेलीपैड तक बनाई जा रही है सड़क की फिनिशिंग का काम भी अंतिम चरण में है। पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारियों के स्थलीय निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट अपने वाहन से ही इस हेलीपैड तक पहुंचे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित भ्रमण को लेकर मुखवा गांव में उत्साह और उत्सव का माहौल है। यूसीसी और रजिस्ट्री को पेपरलेस किए जाने के विरोध में आज अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे। इसके साथ ही वह आक्रोश रैली निकालकर जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन देंगे। हड़ताल के चलते न्यायालय में टाइपिंग, स्टाम्प वेंडर समेत कई काम नहीं हो सकेंगे। यूसीसी और रजिस्ट्री को पेपरलेस किए जाने के विरोध में बार एसोसिएशन दोपहर में 12 बजे विधि भवन से जिलाधिकारी कार्यालय तक आक्रोश रैली निकालेगा। इसमें रैली निकालते हुए वह जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, यूसीसी और रजिस्ट्री को पेपरलेस किए जाने के विरोध में आज अधिवक्ता हड़ताल पर है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का बार एसोसिएशन आज हड़ताल पर है। एक दिन का हड़ताल सांकेतिक रूप से कल ऐलान किया गया था और तकरीबन आधे घंटे के बाद आज विधिक भवन से होकर के अधिवक्ताओं की एक आक्रोश रैली निकलेगी जो जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचेगी और ज्ञापन के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन करेगी। साथ ही साथ अधिवक्ताओं ने सीधे तौर पर कहा है कि उत्तराखंड सरकार देहरादून समेत तमाम कोर्टों में पेपरलेस रजिस्ट्री करने जा रही है, जिसको लेकर के उनको लगता है कि इसको जल्दबाजी में लिया जा रहा ये फैसला है। पहले अधिवक्ताओं को, रजिस्ट्रार कार्यालय को, बाबुओं को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो फेमिलियर हो सके और उसके बाद पेपरलेस
सिस्टम में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा विरोध है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। जिस तरीके से ऑनलाइन सारी सिचुएशन हो रही है और 2010 के बाद से लेकर सरकार ने कहा है कि जिनको भी शादी के रजिस्ट्रेशन कराने अनिवार्य होंगे और अपलोड भी उसमें प्रमाण पत्र करने पड़ेंगे, उसको लेकर के भी नेट की अनिवार्यता को अधिवक्ताओं के तौर से रखा गया है कि अगर जिस तरीके से डिजिटल के दौर में भी हम नेट के लिए जूझ रहे हैं, ऐसे में सरकार को या विभागों को पहले निर्देशित करना चाहिए ताकि इस तरीके की दुश्वारियां पैदा न हो सके। इसके लिए सरकार को समय देना चाहिए। इसको लेकर के अधिवक्ताओं की ओर से आज आक्रोश रैली निकाली जा रही है और कुछ देर के बाद विधिक भवन से तमाम अधिवक्ता आज कोई भी कार्य नहीं करेंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे, हड़ताल पर रहेंगे। न चाहे वेंडर हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे हेयरिंग हो, या साथ ही साथ जो स्टाम्प वेंडर है और टाइपिस्ट है, वो सभी लोग हड़ताल में रहेंगे और जन आक्रोश की रैली के माध्यम से जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित करेंगे। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। रुद्रप्रयाग के युवाओं के लिए खुशी की खबर है। पासपोर्ट बनाने को लेकर भटक रहे युवाओं के लिए गुलाब राय मैदान में कैंप लगाया गया है। डीएम डॉक्टर सौरभ गहरवार की शानदार पहल की चौतरफा जमकर प्रशंसा हो रही है। भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में गुलाब राय मैदान में 3 दिवसीय नया पासपोर्ट और नवीनीकरण करने के लिए मोबाइल कैंप शुरू हो गया है। एक दिन में 50 स्टॉल ही बुक करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर डीएम ने स्वयं का पासपोर्ट नवीनीकरण करते हुए तथा पत्नी एवं बच्चों का भी नया पासपोर्ट बनवाया। पासपोर्ट ऑफिस है, वहाँ पे श्री विजय सागर पांडे जी से हमने रिक्वेस्ट भी किया था कि एक रुद्रप्रयाग के लिए भी एक पासपोर्ट के लिए कैंप लगाया जाए, बिकॉज यहाँ से भी बहुत लोग पासपोर्ट आवेदन करने के लिए उनको देहरादून जाना पड़ता है, जिसमें समय न मिलने के कारण या विलम्ब होने के कारण उनमें देरी होती है। तो उसके लिए उन्होंने आग्रह किया था और मैं इसके लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस का बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रयोजन के लिए सिर्फ मात्र 1 दिन नहीं, टोटल 3 दिन दिए हैं। और मैं आप सभी के माध्यम से मैं सभी रुद्रप्रयाग की जनता को मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि वो आएँ और अगर आपके पासपोर्ट नए बनने हैं तो उसके लिए अप्लाई करें, अगर आपको पासपोर्ट रिन्यू कराना है तो उसके लिए अप्लाई करें। और ये एक स्वर्णिम अवसर है कि आप हमारी जो सरकार है वही आपके पास है, आपके पास आ गई है, तो इस समय जितना आप इसका लाभ उठा सकें उतना लाभ उठाएं। देश व प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं विकासखंड डोईबाला की ग्राम पंचायत मारखम ग्रांड दूधली में ITVI बैंक द्वारा वित्त पोषित व भारतीय उद्यमिता विकास संस्था द्वारा संचालित प्रोजेक्ट राइज के अंतर्गत 18 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम महिलाओं को बेकरी व्यवसाय से जुड़े उत्पाद जैसे कि मंडवे के बिस्किट, नमकीन, झगोरे के बिस्किट व नमकीन और केक आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में प्रशिक्षण दे रही महिला सुदेश ने बताया कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोटे अनाजों को बढ़ावा दे रहे हैं, इसी के तहत मोटे अनाजों द्वारा निर्मित प्रोडक्ट तैयार करना सिखाया जा रहा है, क्योंकि मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। प्रशिक्षण हो रहा है EDI की तरफ, तो इसमें हमारा बेकरी के प्रोडक्ट बन रहे हैं, जिसमें हमारे मोदी जी कहते हैं ना कि मोटा अनाज को यूज करो। इसमें हमारे पुराने ज़माने की महिलाएं जो थी वो मोटा अनाज यूज करती थी, क्योंकि वो मड़ुए खाती थी, झिंगोरा खाती थी, वो बहुत सारी मजबूती उनके शरीर में होती थी क्योंकि उनकी हड्डियाँ मजबूत होती थी। तो इसमें हमारी बिस्किट बन रही है, नमकीन बन रही है मड़ुए की और झिंगोरे की, और केक बन रहा है और तरह तरह की चीज़ें बना रही जो बेकरी के प्रोडक्ट जो बन रहे हैं। और हम सफलता क्लस्टर के अंदर स्टाफ 3-4 हमारा स्टाफ है के माध्यम से हम लोग यहाँ पर अभी बिस्कुट बनाना सीख रहे हैं। मोटे अनाज का उसमें लड्डू वगैरह है, सर्दियों में जो हम यूज करते हैं, और चकरी वगैरह है, ज्वार के आटे की और बाजरे के आटे की, सभी प्रकार के बिस्कुट प्रोडक्ट बना के महिला अपने आप आत्मनिर्भर होना चाहती है। उससे ये है कि हम लोगों को जो बीमार वाले लोग हैं, शुगर के पेशेंट हैं और अन्य कोई भी व्यक्ति है, मोटे अनाज से उनको फ़ायदा ही मिलेगा। और उसमें आने वाले वक्त में इसकी ये मोटे अनाज खाने से उनकी हेल्थ भी पावरफुल रहेगी और वो किसी प्रकार से बीमार नहीं रहेंगे। जो शुगर के मरीज़ है वो भी ये मोटा अनाज के बिस्किट, चकरी और ये लड्डू जो सर्दियों में बनाते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के वो हेल्थ के लिए ताकतवर होता है। यहाँ पे जो है मिलेट्स पे काम हो रहा है, मिलेट्स के प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि महिला अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए, क्योंकि हर चीज़ का मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जो मार्केट में अभी नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे
अपने मोटे अनाजों को हम अच्छे से मार्केट में उतारें, उसकी वैल्यू का बताएं और उसके बारे में पता लगे कि बच्चे को खाने से इससे क्या फ़ायदे हैं। आजकल बच्चे जिम जाते हैं, जिम में ओट्स वगैरह ये सब खाते हैं, अंडे खाएंगे और आलतू फालतू की बहुत चीज़ें खाते हैं। हम सोचते हैं हमारे बच्चे हमारे अपने घर के हाथ के बने हुए प्रोडक्ट खाएं और अपनी हेल्थ को अच्छे से बनाएं। आजकल सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ रहे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स ने लोगों को अपना शिकार बनाया। यह स्कीम सस्ती वेबसाइट्स और नकली रिव्यू प्रोग्राम्स के माध्यम से लोगों को पहले छोटे छोटे इनाम देकर भरोसा जीतते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें भारी रकम निवेश करने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही मामला उत्तराखंड से सामने आया है, जहां नैनीताल निवासी एक पीड़ित ने सोशल मीडिया में विज्ञापन के जरिए 90 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया। सोशल मीडिया पर विज्ञापन पर क्लिक करके सीधे व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज गया और वहां पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी की गई। उत्तराखंड एसटीएफ एसएसपी नवनीत सिंह ने इस मामले का खुलासा किया और बताया कि 2 लोगों को जयपुर से गिरफ्तार किया गया। इन्वेस्टमेंट के ऑलरेडी जो है जो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, या जैसे अगर किसी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं वो डीमैट अकाउंट की सुविधा देते हैं, उसके माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए। या म्यूचुअल फंड्स हैं, सारे बैंक्स में म्यूचुअल फंड के डेस्क होते हैं। और लेकिन अगर किसी लिंक के माध्यम से कोई इन्वेस्टमेंट का अगर कोई आपको प्रमोट करता है कि ये लिंक में के माध्यम से एक वेबसाइट खुलेगी, आप पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए, 6 महीने में आपके पैसे डबल हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से इसमें संभावना रहती है कि साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं। इसमें लगभग 90 लाख की ठगी थी इसमें, और लगभग 3 परिवारों से ये ठगी की गई थी और इसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पे इनसे ठगी की गई थी। तो उत्तराखंड राज्य में लोक निर्माण विभाग 334 पुलों को और ज्यादा मजबूत करने की कवायद में जुट गया है। राज्य में पुराने समय के बने ऐसे 334 पुल हैं जिनकी भार क्षमता काफी कम है। इन पुलों की भार क्षमता बढ़ाने के लिए और इन्हें और ज्यादा मजबूत करने के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया, जिसे मंजूरी मिल गई है। लोक निर्माण सचिव पंकज पांडे ने बताया कि इन पुलों का कार्य एडीवी प्रोजेक्ट के तहत शुरू कर दिया गया है, जिसका काम अगले 3 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। इन पुलों की भार क्षमता बढ़ाने के बाद एक तरफ जहां प्रदेश में पर्यटन बढ़ेगा, दूसरी तरफ सेना के भारी वाहनों के लिए आवागमन और ज्यादा सुगम होगा। इससे प्रदेश में विकास की गति तेज होगी। पहले से ही पहाड़ में सिंगल लेन रोड रहती थी और उसमें जो पुल थे वो कम कैपेसिटी के पुल होते थे, जिसमें कि बहुत ज़्यादा जो बड़ी भारी गाड़ियां जो होती हैं वो नहीं जा सकती थी उसमें। उसको लेके हम लोगों ने प्लान किया, ये हमारे विभाग ने पिछले 1-1.5 साल से हम लोग प्लान कर रहे थे कि जो उसको बी लोडिंग का पुल हम लोग बोलते हैं, तो उसको अपग्रेड करने के लिए हम लोगों ने प्लान किया। और प्रदेश में 334 पुल जो है प्रथम चरण में आइडेंटिफाई किए गए थे कि इसमें से हम लोग फाइनल करके इस प्रोजेक्ट में डालेंगे। इसके लिए भारत सरकार से सहमति हो चुकी है और एडीबी से इसकी फंडिंग की जा रही है। 1650 करोड़ का करीब इसमें लोन हम लोग को मिलना है, इसकी सहमति हो गई, अभी लोन साइनिंग नहीं हुई है। तो उसमें प्रथम चरण के काम करते हुए हम लोगों ने जो स्टेट हाईवे के जो हमारे पुल हैं, जो महत्वपूर्ण रोड हैं, उनके ऊपर जो बी कैटेगरी के पुल थे उनको अपग्रेड करने का हम लोग काम कर रहे हैं। गर्मी बढ़ने के साथ साथ चंपावत में जंगलों में आग लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। गुरुवार शाम को जिले के बाराकोट क्षेत्र के लड़ीधुरा के जंगल में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग काफी बड़े भूभाग में फैल गई। ग्रामीणों के द्वारा आग लगने की सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वनकर्मी काली कुमाऊं रेंजर राजेश जोशी के निर्देश पर वन बीट अधिकारी रमेश भट्ट के नेतृत्व में मौके पर पहुंचे, जहां वन कर्मियों के द्वारा 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जंगल की आग पर काबू पाया गया। इस दौरान वन संपदा को भी काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि वन विभाग वन अग्नि से निपटने के दावे कर रहा है। विभाग द्वारा सभी वन कर्मियों को अलर्ट मोड पर रखा गया, लेकिन इस बार जंगल की आग को लेकर मॉक ड्रिल भी किया गया। विकास नगर के आदूवाला क्षेत्र में आम के पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया। उद्यान विभाग के अधिकारियों से रोगग्रस्त पेड़ों के नाम पर अनुमति लेकर आम के हरे भरे पेड़ों को काटा गया। यह मामला सवालों के घेरे में है, क्योंकि कटाई की अनुमति केवल रोगग्रस्त पेड़ों के लिए दी गई, लेकिन धरातल पर तंदुरुस्त पेड़ों को भी काटा जा रहा है। इस मामले में लकड़ी कटान माफिया की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। आरा मशीनों पर आम के पेड़ों की लकड़ी बेरोक टोक बेची जा रही है और विभाग द्वारा जारी की गई अनुमति से अधिक पेड़ों को काटा जा रहा है। यह मामला पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार की नीतियों की असफलता को दर्शाता है। का काम पेड़ लगवाना है, ना कि पेड़ कटवाना है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि बहुत ही रेयर केस में जो चूंकि काश्तकार ये बताता है कि हमारे फल
पेड़ों में फल नहीं आ रहे हैं, बहुत दिनों से पुराने पेड़ हैं, उन्हीं पेड़ों को हम लोग परमिशन देते हैं। जो हमारे नए बगीचे लगे हैं, जो फलत में हैं, उसका परमिशन हम कतई नहीं देते हैं। तमाम दबाव भी आते हैं, लेकिन हम उसमें नहीं, दबाव में भी आगे काम नहीं करते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि विभाग फलदार पेड़ लगाने का काम करता है, ना कि कटवाने का काम करता है। और इसके खिलाफ जो भी हमारे संज्ञान में आता है, हमने अब तक पछुआ दून में कम से कम 35 FIR दर्ज करा चुके हूँ, और उन पर कहीं कहीं ऐसा भी नौबत आती है जहाँ पेड़ कट जाते हैं तो उनसे जुर्माना भी हम लोगों ने लाखों के तादाद में हम लोगों ने जुर्माना भी वसूल किया है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।